जय हिंद। हम लोग पिछले वीडियो में छैहर किताब की 5वीं कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिस कहानी का नाम था गुरु जी चेठा। गुरु जी चेठा कहानी से संबंधित हम लोग पिछले वीडियो में आधे से अधिक जानकारी प्राप्त कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग उससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम आपके कमेंट के विषय में थोड़ा सा बात कर लें। आपके कमेंट, हम सारे कमेंट को देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है और मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो आप तक वीडियो पहुंचाए जा रहे हैं, जो खोरठा के शब्द आपको बताए जा रहे हैं, जो सेंटेंस बताए जा रहे हैं, जो खोरठा से संबंधित आप तक कहानियां पहुंचाई जा रही है, उन सारी कहानियां को आप समझ पा रहे हैं। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट, कोई विशेष शब्द से प्रॉब्लम आपको होती है या कोई विशेष सेंटेंस से आपको प्रॉब्लम होती है या कहानी का कोई ऐसा पार्ट समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करें ताकि हम भी समझ पाएँ कि आपकी परेशानियां कहाँ है। आपके अलग अलग प्रकार के अलग अलग कमेंट हमें देखने को मिले हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर मैंने अभी आपको छैहर किताब की कहानियाँ बता रहे हैं, तो छैहर किताब में टोटल 10 कहानियाँ हैं। 10 कहानियाँ को जब तक हम पूरी तरह से कवर ना करवा दें, तब तक आपके एक अलग टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, हम उस पर विचार जरूर करेंगे। लेकिन इन 10 कहानियों को पढ़ने के बाद, इस 10 कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कहानी को समझ भी सकते हैं और खोरठा जैसे सेंटेंस को आप लिख भी सकते हैं। तो पहले 10 कहानियों को आप पहले पढ़ लें, फिर आपके जितने भी कमेंट हैं उस पर हम विचार करेंगे। फिर एक नई चीज़ों को एक नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा। या तो व्याकरण की बात हो जाए, अगर व्याकरण समझने में दिक्कत हो तो, कोई विशेष किताब को लेकर के समझने में दिक्कत हो तो, सारे चीज़ों पे हम बात करेंगे। चलिए फिर हम आप कहानी की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने गुरुजी राम नारायण के बारे में चर्चा कर रहे थे। गुरुजी राम नारायण पेशे से एक शिक्षक थे। शिक्षक होने के नाते वे समाचार सुनते थे, पेपर पढ़ते थे, टीवी देखते थे और रेडियो भी सुनते थे। जब वो देश विदेश के समाचार को सुनते थे तो वे बड़े टेंशन में आ जाते थे, बड़े चिंता में आ जाते थे। उनकी ये एक पहली परेशानी थी, या तो कह सकते हैं कि उनकी ये पहली एक चिंता थी। दूसरी चिंता उनके मन में ये भी थी कि जो सरकारी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, या हम कर्मचारी की बात करें या हम ऑफिसर की बात करें, वे कर्मचारी और वे ऑफिसर किस तरह से आम जनता का शोषण करते हैं, अर्थात आम जनता से कैसे काम करने के बदले घूस के तौर पे पैसे लेते हैं या रिश्वत लेते हैं। तो पहला जो उनका समस्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि देश विदेश में अगर कोई ऐसी घटना घटती है, कोई ऐसी विवाद उत्पन्न होती है, तो गुरुजी को किस प्रकार से टेंशन होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। दूसरा, ये उनके मन में टेंशन लगा हुआ रहता था, चिंता लगा हुआ रहता था कि जो सरकारी पद पे कार्यरत कर्मचारी या ऑफिसर हैं, वो किस तरह से आम जनता का शोषण करते हैं। आज इस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग बात कर लिए हैं कि देश विदेश में अगर कोई विवाद आता है तो किस तरह से गुरुजी परेशान रहते हैं उन सारे विवादों को लेकर के। वो इतने परेशान रहते हैं कि वो खाना खाना भी भूल जाते हैं। उनकी पत्नी बार बार कहती है कि खाना आपका ठंडा हो जाएगा और ठंडा खाना खाइएगा तो आपका पेट दर्द करेगा। ऐसा गुरुजी कहते हैं कि अगर हम ठंडा खाना खाते हैं तो मेरा पेट दर्द करने लगता है। वही बात दोहराते हुए उनकी पत्नी गुरुजी से कहते हैं कि खाना खा लीजिए, खाना नहीं खाइएगा तो खाना ठंडा हो जाएगा, फिर आप कहिएगा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। गुरुजी इन समस्याओं को लेकर के इतने चिंतित हो जाते थे कि वो खाना भूल जाते थे
और जैसे वो इस विषय को लेकर के इस चिंता पे मंथन करते करते ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे खो जाते थे जैसे वो तपस्या में बैठे हुए हो, तपस्या कर रहे हो। फिर इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहले अगर आप इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को आप देखें। वहाँ एक आपको बेसिक जानकारी देने के साथ साथ एक तुलनात्मक चीज़ों को बताने के साथ साथ इस कहानी को बताया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया जा रहा है, पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उनके क्या रीजन थे। पहला क्या टेंशन था देश विदेश को विवादों को लेकर के, पहले वहाँ बताया गया है। आज हम लोग और इस वीडियो में बात करेंगे कि जो गुरुजी का दूसरा टेंशन था, सरकारी कर्मचारी और सरकारी अफसर किस तरह से आम जनता का शोषण करते हैं, रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं, फिर आम जनता का कोई काम करते हैं। ठीक, इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं पार्ट 2। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी राम नारायण देखे हलत, सुने हलत, पढ़े हलत, फलना नेता मतलब यहाँ कोई खास नेता का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि ये राजनीतिक पर्पस के लिए घाटा भी हो सकता था, इसलिए वो यहाँ लिखे हैं फलना नेता, फलना ऑफिसर, फलना आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीईओ, सीआई, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कर्मचारी, चपरासी, यहाँ तक कि कर्मचारी, चपरासी मतलब जितने भी सरकारी पद पे कार्यरत लोग हैं वो आम जनता का कार्य बिना रिश्वत के नहीं करते हैं। यही यहाँ लिखता है, चपरासी बिना ले देले कोनो कामे नहीं करहत। ले देले मतलब यहाँ है कि बिना घूस लिए हुए, या तो कह सकते हैं कि बिना रिश्वत लिए हुए आम जनता का कोई भी सरकारी पद पे बैठे हुए लोग काम नहीं करते हैं। जे जितना बोर्ड ओकर उतने फीस, जो जितना उच्चा सरकारी पद पे है उसको इतना अधिक घूस देना पड़ता है। जे जितना बोर्ड ओकर उतने फीस, 5-10 रुपया से करोड़ों कर सौदा हवे है। अब ये कहते हैं कि जितना उच्चा सरकारी पद पे लोग रहेंगे, अगर उनसे आप काम करवाने के लिए जाइएगा तो अधिक रिश्वत लगेगा। यही यहाँ लिख रहा है यहाँ कि 5-10 रुपया से करोड़ों कर सौदा हवे है, मतलब 5-10 रुपया रिश्वत से लेकर के करोड़ों तक का रिश्वत यहाँ चलता है कोई काम करवाने के लिए। अर्थतंत्र कर युग में जैसन काम वैसन दाम, वही कि अगर छोटा काम है तो आपको छोटा पैसा लगेगा, कम पैसा लगेगा, बड़ा काम है तो आपको बड़ा पैसा देना पड़ेगा, अर्थात अधिक पैसा देना पड़ेगा। अपन स्वार्थ खातिर अरबों कर कमाई खातिर हजारों रुपया घूस दे के काम करवैया बेईमान भ्रष्ट स्वार्थी आदमियों जे कमी नहीं खे। अब गुरुजी कहते हैं कि कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें अरबों खरबों की कमाई का लोभ है, जिन्हें अरबों खरबों की कमाई होती है, वो जल्दी में काम करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अरबों खरबों की कमाई है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर हम बिजली विभाग की बात करें तो जो आपके जो यहाँ खंभा दिखाई देते हैं, पॉल, जिसके माध्यम से तार आते हैं आपके घर तक पहुंचते हैं, पॉल जो डालने का काम करते हैं वो किन्हीं एक ठेकेदार को दे दिया जाता है, लेकिन ये ठेकेदार अपने से कोई भी प्रोजेक्ट को पास नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ठेकेदार को कोई सरकारी कर्मचारी की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर बिजली विभाग की जो सबसे अधिक बड़े कर्मचारी हैं, ये ठेकेदार उनके पास आएंगे और ये प्रोजेक्ट को पास करवाएंगे, क्योंकि सरकार वो ठेकेदार को नियुक्त नहीं की है, ये कोई कर्मचारी को नियुक्त की है। इसलिए सरकार को अगर लेखा जोखा लेना होगा तो ये कर्मचारी से लेंगे
और ये कर्मचारी किसी खास ठेकेदार को काम दे देता है और ये जो काम होता है वो करोड़ों का काम होता है, वो करोड़ों का काम होता है। अगर ये ठेकेदार इस कर्मचारी को साइन करने के लिए या प्रोजेक्ट पास करने के लिए लाख रुपया भी दे देता है तो इस ठेकेदार का काम तो निकल जाएगा करोड़ों रुपया का। तो वही ये यहाँ कहानी बता रहा है कि अपन स्वार्थ खातिर, मतलब ये ठेकेदार का यहाँ कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ ही तो है कि हमें करोड़ों रुपया का फायदा होगा लाख रुपया दे करके। वही यहाँ कह रहा है अपन स्वार्थ खातिर अरबों कर कमाई खातिर हम यहाँ करोड़ों का एक एग्जाम्पल लिए हैं। ये कहानी बता रहा है कि अपन स्वार्थ खातिर अरबों कर कमाई खातिर, आप यहाँ कर दीजिए कि अरबों की कमाई, अधिक बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो अरबों की कमाई होगी। अरबों कर कमाई खातिर हजारों रुपया घूस दे के, 1000 रुपया घूस देते हैं, लाख रुपया घूस देते हैं। काम करवैया बेईमान भ्रष्ट स्वार्थी आदमी जे कमी नहीं खे, वही कहता है कि अपना काम को निकालने के लिए, जैसा यहाँ ठेकेदार अपना काम को निकालने के लिए ये कर्मचारी को रिश्वत दे दिया, लेकिन क्या ये ठेकेदार लड़ नहीं सकता था कि आप इस प्रोजेक्ट पे साइन कीजिए। अगर ये लड़ता तो सबकी भलाई होता, लेकिन ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपना काम निकालने के लिए ये ठेकेदार कर्मचारी को घूस दे देता है। अगर ये ठेकेदार लड़ता, अपने अधिकार के प्रति अगर ये लड़ता तो सबका कल्याण हो जाता, लेकिन इसको सबका कल्याण करना नहीं है, सिर्फ अपना इसको स्वार्थ देखना होता है। स्वार्थ देखने के चक्कर में एक कर्मचारी को घूस देता है। वही ये कहानी कहता है अपन स्वार्थ खातिर अरबों कर कमाई खातिर हजारों रुपया घूस दे के काम करवैया बेईमान भ्रष्ट स्वार्थी आदमी जे कमी नहीं खे। ऐसे घूस देने वाले लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। देश कर संपत्ति एगो दूगो चालाक चतुर राष्ट्रद्रोही जो राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं। एक दो ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो देश के खिलाफ भी काम करते हैं, समाजद्रोही, समाज के खिलाफ काम करते हैं। आदमी हथियावे लागल हाथ, और वही सारे जो लोग हैं वो इस राष्ट्र के उन संपत्तियों को अपनाना चाह रहे हैं। वही हथियावे लागल हाथ, वो हथिया रहे हैं, मतलब अपना रहे हैं, अपना कर रहे हैं। यही लिख रहा है देश कर संपत्ति एगो दूगो मतलब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जो चालाक चतुर राष्ट्रद्रोही, जो चालाक है राष्ट्रद्रोही है। यहाँ क्या ये राष्ट्रद्रोही तो हुआ, ये समाजद्रोही तो हुआ जो ठेकेदार इसको घूस दिया। हथियावे लागल हाथ, देखी छोटो नेता, छोटो अफसर, छोटो कर्मचारी बेझिझक ई लूट मार में आपन संपत्ति, यहाँ लिख लीजिएगा, संपत्ति बढ़ावे में जुटल हाथ। इसी चीज को देखते हुए यही लिखता है यहाँ कि बड़े बड़े लोग अगर ऐसा करते हैं तो छोटे छोटे जो अधिकारी हैं या अफसर हैं वो भी बेझिझक, मतलब बिना कोई संकोच का, बिना कोई डर का लूट मार में अपन संपत्ति बढ़ावे में जुटल हाथ, और बिना कोई संकोच का, बिना कोई डर का छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं, छोटे छोटे जो अफसर हैं, वो बड़ों अफसरों को देख करके ये भी छोटे छोटे लोग भी ऐसा काम करने लगे हैं अपनी संपत्ति को बढ़ाने के चक्कर में, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के चक्कर में। यही लिखा है बेझिझक ई लूट मार में अपन बढ़ावे में जुटल हाथ। गुरुजी राम नारायण सोचते सोचते बिहान करी दिहत। अब ये रात को ये सारी सी चीज़ें सोचते थे, ये सोते नहीं थे। सोते थे तो सुबह एक आध घंटा सो जाते थे, नहीं तो सोते भी नहीं थे। अब यही कहानी को बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं गुरुजी राम नारायण सोचते सोचते बिहान करी देहत, और यही सारी चीज़ों को सोचते सोचते गुरुजी सुबह कर देते हैं। बिहान मतलब सुबह करी देहत। ओखर मने चैन ना चिंताएं डूबल रहा हाथ, और उनके मन में ये सारे विवादों को पढ़ करके, क्योंकि वे एक चिंतनशील व्यक्ति थे, एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं थे, वे सभी लोगों के प्रति सोचते थे, क्योंकि वे एक शिक्षित व्यक्ति थे। इसलिए ओखर मने चैन ना, उनके मन में कोई चैन नहीं
चैन नहीं होता था, उनके मन में कोई ऐसी शांति नहीं प्राप्त होती थी। इन सारे विवादों से चिंताएं डूबल रहा था और इन सारे विवादों को लेकर के वे हमेशा टेंशन में रहते थे, चिंता में डूबे रहते थे। 10-15 बछर ले देश कर आर्थिक हालत सुधार तो ढेर हेल है। अब यही कहते हैं कि अगर इस स्थिति रही तो अगर 10-15 बछर ले मतलब 10-15 वर्षों में अगर देश की आर्थिक स्थिति सुधरी तो भी बहुत है। अगर ये समस्या रही तो रात दिन भर मेहनत लोगे करहत बेस जीविका चलावहत मगर भोर बिलास जरूरी से बेसी बढ़ी गेल है। अब ये लोग कहते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं वो रात दिन भर मेहनत करते हैं, मेहनत तो रात दिन भर करते हैं, अपना जो है अपना जीविका भी चलाते हैं, अपने रहन सहन की जो ढंग उनकी शैली है वो भी अपना जीवन यापन किसी तरह से करते हैं। लोगे करहत बेस जीविका चलवाहत मगर भोर बिलासे, लेकिन जो उनको सुख चाहिए वो जरूरी से भी अधिक होता है, जरूरी से बेसी बढ़ी गेल है। वो जितना मेहनत करते हैं दिन रात, जितना कमाते हैं उससे भी अधिक उनको सुख चाहिए होता है। ये भोग विलास और राते दिने बड़का ले बड़का आरो बड़का बने के लालचे छोट ले छोट और बड़ ले बोड़ कुक्रम हवे लागल है। अब यही कहते हैं कि अपनी भोग विलास के लिए, अपनी सुख पाने के लिए छोटे से छोटे लोग और बड़े से बड़े लोग अपनी कर्म को नहीं कुकर्म करना स्टार्ट कर दिए हैं। कुकर्म किसे कहेंगे आप? कुकर्म आप यहाँ भी कह सकते हैं कि जो लोग रिश्वत ले रहे हैं, जो लोग रिश्वत लेते हैं वो कुकर्म तो ही कर रहे हैं। उन्हें कर्म करने के बदले सरकार जो है सैलरी देती है, ये हुआ कर्म कि उन्हें काम करने के बदले आम जनता से पैसा नहीं लेना है, सरकार उन्हें सैलरी दे रही है। लेकिन अगर आप साइड से भी लीजिएगा आम जनता से रिश्वत के तौर पे पैसा, तो ये कुकर्म तो ही हुआ। वही कहता है कि छोटा से छोटा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए कुकर्म करते जा रहा है। ये भोग विलास और राते दिने बड़का ले बड़का आरो बड़का बने के लालचे, बड़ा से बड़ा आदमी बनने के लिए यही लिखता है, बड़का ले बड़का औरो बड़का बने के लालचे, बड़ा से बड़ा आदमी बनने के लिए छोट ले छोट और बड़ ले बोड़ कुकर्म होवे लागल है। और ये जो है बड़े से बड़े व्यक्ति और छोटे से छोटे व्यक्ति कुकर्म करना स्टार्ट कर दिए हैं। कोई छोटा कुकर्म कर रहा है तो कोई बड़ा कुकर्म कर रहा है। सरकारी कुकर्म को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? असंवैधानिक रूप से कार्य करना कुकर्म होता है, या तो विधि के खिलाफ काम करना कुकर्म कहलाता है। सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी नेता मंत्री खकपति से लखपति, झोपड़ी से महल तक पहुँचे लागल हत। और यही कहता है यहाँ कि रिश्वत लेते लेते जो ऐसे पदाधिकारी हैं वो झोपड़ी से महल तक पहुंचते जा रहे हैं। उनके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो पैसे, पहले उनके पास झोपड़ी रहती थी तो अब वो धीरे धीरे महल बनाने लगे हैं। एखिन कर छुआ पूता अब गाँव घर शहर कस्बा या स्कूले नाए पढ़ात। और वे पदाधिकारी हैं जो रिश्वत लेने वाले हैं, उनके जो हैं बेटा बेटी वो गाँव के स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, शहर और कस्बा के स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। वही लिखता है, एखिन कर छुआ पूता अब गाँव घर शहर कस्बा के स्कूले नाए पढ़ाहत हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसन नामी गिरामी स्कूले। यही कहता है कि अब गांव घरों के स्कूल में ये नहीं पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड स्कूल, मतलब हाई स्कूल, हाई लेवल के स्कूल में जो देहरादून जैसन नामी गिरामी स्कूलें। अब ये देहरादून की जो नामी गिरामी स्कूलें हैं वैसे वैसे स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं। किनके बच्चे? पदाधिकारियों के बच्चे जो रिश्वत लेते हैं आम जनता से। यह रात से सुख कर लालचें बेस खाए पी के और बड़का बड़का महल बनावे, बहुकीमती गाड़ी यहाँ लिख लीजिएगा राखेक हुजूम में। अभी अच्छे खाने की लालच में, ये अच्छे महल बनाने की लालच में बैंक डकैती
बस ट्रेन लूटपाट होवे है और इसी सुख सुविधा के चक्कर में लोग बैंक का डकैती करते हैं, बैंक लूटते हैं, बस स्टैंड में लूटमार करते हैं। ईटा गुरुजी राम नारायण बेस लेखे बुझे हले मगर वो करतला का, लेकिन अब गुरुजी हैं, अब एक शिक्षक हैं, घर में बैठे बैठे इन सारों चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन सोचने से क्या होगा, यही लिखता है। ईटा गुरुजी राम नारायण बेस लेखे बुझेले, इन सारे विवादों पे मंथन करते हुए, इन सारे विवादों पे चिंता करते हुए गुरुजी इन सारी समस्याओं को समझते थे, बुझते थे, बुझे हले मतलब समझते थे, मगर उनके हाथ में था भी क्या, वो कोई सरकार नहीं थे जो नीति को चेंज कर देते। वो करते तो करते क्या, गुरुजी कोनो अनीति तो देखे ना जाहल है, और गुरुजी को कोई अनीति जैसी कार्य देखी नहीं जाती थी, क्योंकि वे एक समाजवादी व्यक्ति थे। मगर सब तो ओकर आँखी का आगू बीते हले नहीं देख पाते थे, नहीं देखना चाहते थे, लेकिन फिर भी मजबूरी में गुरुजी के सामने ये सारे जो घटनाएं हैं वो गुरुजी के आँख के सामने घटित होती थी, यही लिखता है। मगर सब तो ओकर आँखे के आगू बीते हले, मगर एकरा रोके खातिर उपाय का रहे। अब इसको रोकने के लिए गुरुजी के पास क्या उपाय था, उस सब समय सोचते रहतला, और इन सारे विवादों पे गुरुजी हमेशा सोचते रहते थे। केंद्रीय सरकार आतंकवादी से निपटले औखिन से बड़ा आतंक बचावे खातिर खुफिया पुलिस, मिलिट्री, सुरक्षा सेना आदि आदि कर व्यवस्था करते रहत। अब ये है कि जो केंद्रीय सरकार है वो आतंकवादी से निपटने के लिए मिलिट्री की व्यवस्था करते हैं। मुद्दा आतंकवादी बेसी पाकिस्तानी, और जो देश पे जो आतंकवादी के रूप में हमला करते हैं वो अधिकतर पाकिस्तान के होते हैं। औखिनसक मिलल देशद्रोही, और उस आतंकवादियों के साथ हमारे देश के कुछ ऐसे लोग भी मिले हुए होते हैं जिसे हम लोग देशद्रोही कहते हैं। हिंदुस्तान के कुछ ऐसे मुस्लिम और हिंदू लोग होते हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिले हुए रहते हैं। अब यहाँ पाकिस्तान के आतंकवादियों के अलावा भी आन देशक ट्रेनिंग पाइल आतंकवादी कर हमला जखन तखन, और हमारे देश में सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी ही हमला नहीं करते थे, अन्य देशों के भी आतंकवादी हमारे देश पे हमला करते थे जखन तखन। कभी कभी बड़ शहर मतलब हमारे देश के बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली कर बेसी बसाव जगह जहां अधिक लोग बसते थे, वही लिखता है मुंबई दिल्ली कर बेसी बसाव जगह जहां अधिक लोग रहते थे, बसते थे मतलब रहते थे। सरकारी भारत कर सबले बड़ पंचायत लोकसभा का आगू विस्फोट रोके ना पा रहे हले, और यहाँ की जो सरकार है वो लोकसभा के आगे संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा आपको पता होगा, तो लोकसभा की बात कर रहा है यहाँ, तो लोकसभा के आगे भी वो आतंकवाद विस्फोट कर देते थे, लेकिन यहाँ की सरकार अभी भी नहीं रोक पाती थी। ये सब बात गुरुजी राम नारायण के चिढ़ावे हले, और ये गुरुजी के मन में बड़ा इन सारे बातों को लेकर के चिंतित होते थे, परेशान होते थे। उनके मन में इन बातों को लेकर के, इन बातों पे भी विचार करके उनके मन में शांति नहीं पहुंचती थी। देशक भीतरे घात परिघात हवे हले, और देश के अंदर ही मार काट होता था। घात परिघात मतलब मार काट होता था, अशांति फैली हुई होती थी। बाहर की जैसा हमारे देश में अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो तो अशांति फैलेगी, लेकिन देश के अंदर भी अशांति फैली हुई रहती थी। यही कहता है बाहरों जैसन मतलब बाहर के जैसा। जब बाहर की लड़ाइयाँ होती है तो अशांति फैलना निश्चित है, लेकिन देश के अंदर भी ऐसे ही बातें होती है। देशक भीतरे घात परिघात हवे हले, देश के अंदर भी ऐसे घुसखोर अगर बैठे हुए रहेंगे, रिश्वत लेने वाले लोग बैठे रहेंगे तो अशांति फैलेगी ही। आम जनता क्या करेगा, आम जनता आंदोलन करेगा ही, अपने क्या है कि भूख हड़ताल पे बैठेगा ही। चाहे आर्थिक कारण हवे, सामाजिक कारण हवे, धार्मिक कारण है वो का राजनीतिक कारण
कोई कारण तो जरूरी रहे। अब ये कहते हैं कि ये सारे जो घुसखोरी चल रहा है या आतंकवादी का मामला चल रहा है, ये कई ना कई कारण होगा, चाहे वो आर्थिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, सामाजिक कारण हो या धार्मिक कारण हो। यही कहते हैं, वो अपने मन में सोचते हैं कोई कारण तो जरूरे रहे, विरोध करतई काहे आपन जान गावे खातिर मुंड ऊपर कफन कर पगड़ी बांधते। अब ये कहते हैं कि कोई ना कोई कारण होगा, उसका विरोध किया जाए। काहे कोई व्यक्ति, क्यों कोई व्यक्ति अपने सर पे कफन बांधेगा, मतलब क्यों वो अपने मौत को बुलाएगा। जरूर कहूँ घटिया राजनीतिक चाल हवे पारे, ये बात गुरुजी राम नारायण बुझेला मगर उ करतला का। अब यही कहता है कि जरूर कहूँ घटिया राजनीतिक चाल हवे पारे। अब यही कहते हैं कि ये जो दोष होगा वो कोई राजनीतिक कारण ही होगा। ये बात गुरुजी अच्छे ढंग से समझते थे, बूझे हला मतलब समझते थे, लेकिन गुरुजी का फिर क्या करते। ओखर ठिन कौन चीज कर ताकत रहन कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या के सुलझावे ले कौन कौन हथियार लेके आगू बढ़तला। गुरुजी राम नारायण यह फिक्र डूबल रहतला। अब ये सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैसे विवादों को गुरुजी अकेले कैसे संभाल सकते थे, इन सारे समस्याओं से कैसे निजात पा सकते थे, कैसे छुटकारा पा सकते थे। वे तो एक शिक्षक थे, लोगों को पढ़ाने वाले लोग थे, उनके पास कोई और हथियार नहीं था कलम के सिवा। तो इस बात पे वे चिंतित रहते थे और यह फिक्र डूबल रहतला और वे इसी चिंता में हमेशा डूबे हुए रहते थे। इस कहानी को हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये कहानी थोड़ी सी और लंबी है। अब यहाँ से हम लोग और आगे की कहानी को देखते हैं। आइए इस कहानी को यहाँ से आगे देखते हैं। गुरुजी राम नारायण ठिन एक गो हथियार रहें कलम कर। ऐसे पढ़े लिखे लोगों के पास सिर्फ एक ही हथियार रहता है, वो रहता है कलम। ऐसे आपने सुना होगा कि तलवार की ताकत से भी बड़ी ताकत कलम की ताकत है। तो पढ़े लिखे लोगों के पास एक ही हथियार रहता है, जो गुरुजी के पास भी था, वो था कलम। वो लेख लिखे पार्तला, नाटक लिखे पार्तला, दुगो कवितो जोड़े पार्तला और वे एक कलम के माध्यम से वे लेख लिख पाते, कविता लिख पाते और दो कविताओं को जोड़ भी पाते। ऐसा ये क्यों कर पाते? उनका मेन मकसद था नौजवानों को मुख्य धारा में ले आना, ताकि नौजवानों के अंदर एक जागरूकता उत्पन्न हो पाए। क्योंकि यहाँ एक दूसरे लोग आम जनता को शोषण कर रहे हैं, आपस में ही देश के अंदर ही लड़ाई झगड़ा हो जा रही है। ये सारी चीज़ें ना हो, लोगों को जागरूकता की कमी है। और अगर ये लेख लिखेंगे, कविता लिखेंगे, दो कविताओं को जोड़ करके एक कविता बनाएंगे, उपन्यास लिखेंगे और सारे नौजवान इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक जागरूकता आएगी। फिर देश के अंदर विवादें नहीं हो पाएगी और एक दूसरे को शोषण नहीं कर पाएंगे। जैसा आपने वहाँ देखा कि लोग रिश्वत ले रहे हैं, जो सरकारी पद पे कार्यरत लोग हैं वो आम व्यक्ति से रिश्वत लेने के बाद उसका काम करते हैं। उससे पहले आप देखे हुए थे कि देश के अंदर ही ऐसे ऐसे विवाद पनपते हैं या देश के बाहर भी ऐसे ऐसे विवाद पनपते हैं। कहीं ना कहीं ये विवाद पनपने का एक ही मेन कारण होता है, वो होता है जागरूकता में कमी आना। वही जागरूकता लाने के कारण वे लेख लिखने के लिए सोचे, कविता लिखने के लिए सोचे, दो कविताओं को जोड़ने के लिए सोचे। एकर ले बेसी बुद्धि ज्ञान वो कठिन नए रहें, ना तलवार रहें ना बंदूक। और कहते हैं कि उनके पास इससे भी अधिक ज्ञान नहीं था। वो ज़्यादा से ज़्यादा लेख लिख सकते थे, नाटक लिख सकते थे, कविता लिख सकते थे और इससे भी अधिक उनके पास ज्ञान नहीं था। बुद्धि मतलब ज्ञान नहीं था।
ना तो उनके पास कोई दूसरा हथियार जैसे तलवार जैसे बंदूक भी नहीं थी, ना ही उनके कांटेक्ट में या तो ना ही उनके अंडर में कोई सर सिपाही मतलब ना तो कोई पुलिस वगैरह था, ना तो कोई ऐसा प्रशासन था। यही लिखता है यहाँ। उल्लेख लिखे पार्तला, नाटक लिखे पार्तला, दुइयो को कभी तो जोड़े पार्तला, एकर ले बेसी बुद्धि ज्ञान व कठिन ना रहे, ना तलवार रहे ना बंदूक ना रहथिन सर सिपाही, मगर उ मने ढाढ़स बांध के मतलब होता है हिम्मत करके, मगर उ मने हिम्मत करके अपन तन मन धन दई के लेख कहानी उपन्यास कविता लिखे लगला और ओकरा बांटे लगला और बेचे लगला। अब वे उपन्यास लिखने लगे, कविता लिखने लगे, लेख लिखने लगे हिम्मत बांध करके, और वे अपने आप को समर्पित कर दिए इन कार्यों में, लेखन शैली के कार्यों में। इनका मेन ही मकसद था पूरे नौजवानों को मुख्यधारा में जोड़ना और उनके अंदर जागरूकता पैदा करना। इसलिए वो लिख करके इन सारे लेख को, कविता को, उपन्यास को लिख करके लोगों को बांटने लगे और बेचने लगे। गुरुजी राम नारायण कर किताब पढ़ी पढ़ी उग्रवादी संगठन के आदमी जे धरती पुत्र रहत, जो अंग्रेजी शासन में जबरदस्ती लोगों को, भारतीय लोगों को उग्रवादी बना दिया गया था। यही लिखता है गुरुजी राम नारायण कर किताब पढ़ी पढ़ी, राम नारायण का किताब नौजवान लोग पढ़ने लगे। उग्रवादी संगठन के आदमी जो धरती पुत्र रहल, जो भारत के लोग थे, जो अंग्रेजी शासन के दबाव के कारण उग्रवादी बन चुके थे, वखिन तो मुख्य धारा में शामिल होवे छटपटाए लगला। वे सारे भारतीय मुख्य धारा में शामिल होने के लिए छटपटा लागले, मतलब व्याकुल होने लगी। मगर अंग्रेजी कानून व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था चलते डराए लगला। लेकिन उस समय अंग्रेजों का कानून चल रहा था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था चल रही थी। अगर वे इस मुख्य धारा में वो सारे नौजवान आते तो नौजवान के साथ खतरा हो सकता था, क्योंकि अंग्रेज उस समय मनमानी करते थे, उनका कानून था, उनकी प्रशासन थी। ये सारे नौजवानों को मारपीट भी कर सकते थे, जेल में भी डाल सकते थे। इसलिए वे लोग नौजवान इस मुख्य धारा में शामिल होने के लिए व्याकुल तो हो रहे थे, परेशान तो हो रहे थे, लेकिन डर भी रहे थे अंग्रेजी इस कानूनी व्यवस्था के कारण। यही यहाँ लिख रहा है कि मुख्य धारा में शामिल होवे छटपटाए लगला, मगर अंग्रेजी कानून व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था चलते डराए लगला। उन लोग पुलिस की कानूनी और पुलिस की शासन व्यवस्था के कारण डर रहे थे, वही डराए लागल मतलब डर रहे थे। आत्मसमर्पण करल बाधू जोदी सजाए भुगते पड़ते, भूल सुधार खातिर माफ़ी मंगलहूँ जेहल खटे पड़ते। और वे कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा को अगर हम समर्पण करते हैं, मुख्य धारा में ऐड हो जाते हैं, उसके बाद भी सजा भुगते पड़ते हैं, उसके बाद भी उस सारे नौजवानों को सजा भुगतना पड़ेगा। अगर भूल अगर हम कहेंगे अंग्रेजों के कि हमसे भूल हो गई है, हम फिर से मुख्य धारा में ऐड होना चाहते हैं और फिर माफ़ी मांग लेंगे, फिर भी हमको जेहल खटे पड़ता है, फिर भी हमको जेल जाना पड़ेगा। ककरो ककरो तखन कर जोश फरोश में खून खराबा, जान माल कर हानि करल चलते मृत्यु दंड आजीवन कारावास मिलवे करत, तो फिर काहे ले समर्पण करे जाब, काहे ले माफ़ी मांगे जाब। अब नौजवान ये सोचने लगे कि अगर हम ये ऐसा कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई और हम अपने आप को अपने देश के प्रति समर्पित करते हैं, फिर भी अंग्रेज हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, हमें आजीवन कारावास की सज़ा सुना देंगे। माफ़ी मांगने के बाद भी अगर ऐसा ही वो माफ़ी मांगने के बाद भी हमसे करवाएंगे, मुझे मारेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, मुझे आजीवन कारावास दे दिया जाएगा, तो फिर हम माफ़ी मांगेंगे ही क्यों? ऐसे नौजवान सोच रहे हैं। यही लिखता है काहे ले माफ़ी मांगे जाब।
मामला तो टेढ़ा रहे, और मामला तो बहुत टेढ़ा था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। गुरुजी रामनारायण कहाँ करे पातला, और गुरुजी इसमें क्या कर पाते, क्योंकि शासन अंग्रेजों का था। ये सवाल उनका मन में चल रहा था कि अब हम क्या कर पाएंगे। जो मेरा ज्ञान था, जो हम कर पाते थे कविता, लेख, उपन्यास के कारण को लेकर के, वो हम किए, लोगों में जागरूकता भरने का काम तो किए, लेकिन उनकी प्रशासन है फिर चलने नहीं दे रही है। वो खंडन का जवाब रहे, और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। का वो सरकारी कानून नियम के बदले ले सरकार ले मजबूर करे पार्थिन, क्या वे सरकार की व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार को मजबूर कर पाते? नहीं कर पाते। का वो पुलिस रवैया के रोके पार्थिन, क्या वे पुलिस की रवैया को रोक पाते? जे पुलिस रक्षक के बदले भक्षक बन गेल रहल, जो पुलिस रक्षक कानून की रक्षा करने के अलावा वो भक्षक बन चुके थे, कह सकते हैं यहाँ की घूसखोरी बन चुके थे, जो अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस का काम होता है अपराध को रोकना, लेकिन ये सारे पुलिस रिश्वत के कारण अपराध का बढ़ावा देते हैं। वो पुलिस जे पुलिसिया करवैया खातिर निर्दोष के दोषक जुर्मान करार करके मारलथिन, पीटलथिन और जेहले ढुकाई देलथिन, ककरो ककरो मारते मारते मोराइयो देलथिन। एकर छानबीन करे वाला के रहे। अब ये सोचने लगे कि वैसी पुलिस, जो व्यक्ति निर्दोष है, निर्दोषिये के दोषक, जो व्यक्ति निर्दोष है, कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया है, नियम का उल्लंघन भी नहीं किया है, वैसे व्यक्ति को दोषी बता करके मारलथिन, पीटलथिन और जेहले ढुकाए देलथिन। वो मारते हैं, पीटते हैं और जेल में ढुकाए देलथिन, मतलब डाल देते हैं। केकरो ककरो मारते मारते मोराइयो देलथिन, और किसी किसी को इतना मारते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। एकर छानबीन करे वाला के रहे, और इसका छानबीन, इसकी खोज करने वाला, इसको न्याय दिलाने वाला कौन रहता है? रकम रकम कर सवाल और उलझन उठे लगलन, और उनके मन में अनेक प्रकार की रकम मतलब अनेक प्रकार का सवाल उनके मन में आने लगा। यही दिखता है, रकम रकम कर सवाल और उलझन उठे लगलन। गुरुजी रामनारायण कर दिमागे, उनके दिमाग में अलग अलग प्रकार का प्रश्न उठने लगता है इन सारे चीज़ों को लेकर के। गुरुजी सोचे लगला, MLA मंत्री हमार का मदद करे पारता, और वे गुरुजी सोचने लगे कि मेरी वैसी इस सोच में या तो इस बदलाव में जो हम लोगों के अंदर वो जागरूकता डालना चाह रहे हैं, नौजवानों को मुख्य धारा में जोड़ना चाह रहे हैं, इसमें MLA क्या कर पाएंगे? MLA मतलब जो आप कहते हैं विधायक, MLA मंत्री हमार का मदद करे पारता। हुए सोचने लगे कि इस जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं उसमें मंत्री और MLA क्या कर पाएंगे? का चलल आल रहल नियम कानून के ओखिन तोड़े पारता, ओकर में संशोधन करे पारता। पे सोचने लगे क्या जो नियम पहले से चला आ रहा है कि लोगों को शोषण करना है, जो हमारे देश विदेश में लड़ाइयाँ होती रहती है, ये बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा है। का चलल आए रहल, क्या चला हुआ चीज़ों को नियम कानून के ओखिन तोड़े पारता? जो चला हुआ नियम आ रहा है उसको क्या यहाँ के मंत्री और MLA तोड़ पाएंगे? क्या उसमें संशोधन करे पारता? क्या उसमें संशोधन कर पाएंगे? एक में संविधान संशोधन का जरूरी तो नहीं है। अब ये गुरुजी कहते हैं पढ़े लिखे इंसान कि इसमें संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तनी संशोधन कर दरकार है रवैया में, व्यवहार में, और ये इंसान की व्यवहार में संशोधन की जरूरत है, संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। देखिए यदि विचारे भावनाएं कार्य से लिए करे पारिए, तो अब ये सोचने लगे कि देखते हैं अगर हम इस चीज़ को कर पाते हैं तो। गुरुजी रामनारायण एगो निश्चय लेके उतर पड़ला, सुधारवादी मानवतावादी विचार लेके, और फिर से गुरुजी उठते हैं इतना चीज़ों को सोच करके, अब निश्चय करते हैं और फिर से उठते हैं। उतर पड़ला मतलब चल पड़े इसी दिशा की ओर कि हमें बदलना है तो बदलना है, सबकी विचारधारा को बदलना है ना। तो ऐसे में वो चल पड़े। रात दिन
दौड़ा दौड़ी हवे लगलन और वे एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। कभी वो मंत्री के पास जाने लगे तो कभी वो एमएलए के पास जाने लगे, कहियो मुख्यमंत्री तो कहियो राज्यपाल ठेन, कभी वो एमएलए के पास जाने लगे तो कभी मंत्री के पास जाने लगे, कहियो मुख्यमंत्री तो कहियो राज्यपाल ठेन, कभी वो मुख्यमंत्री के पास जाने लगे तो कभी राज्यपाल के पास जाने लगे। गुरुजी कुत्ते रहत कखनू संगठक ओहदार ठेन और कभी कभी जो संगठन है उनके मुख्य व्यक्ति के पास जाने लगे। तो कखनू सरकारी ऑफिसर या मन मंत्री ठेन और कभी कभी सरकारी ऑफिसर के पास जाने लगे और कई मंत्रियों के पास जाने लगे। यह बीच गुरुजी खुदे बीमार है गए। अब दौड़ने के कारण एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति दौड़ने के कारण उनको बीमार हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। बीमार ले उठल बादे सफलता सफलता कहनी फिर कहता और वे सोचने लगे कि हम बीमार हैं, अभी थोड़ा सा ठीक हो लेते हैं, ठीक होने के बाद हम फिर से ये लड़ाई लड़ेंगे, लोगों में फिर से जागरूकता भरने की काम करेंगे। अब ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो ये आपकी पूरी तरह से यहाँ ये कहानी समाप्त हो जाती है। गुरुजी के चेठा जो आपकी छाया किताब की ये 5वीं कहानी थी, पूरी तरह से यहाँ ये कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग अगले वीडियो में छाया किताब की 6ठी कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी परेशानियाँ को मेंशन कीजिएगा। हम आपके उस परेशानियाँ को देखेंगे, फिर हम उस पर विचार करेंगे।